माय चैनल। आज अपन क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी के 4th चैप्टर परमाणु की संरचना पढ़ेंगे। पदार्थ के सबसे सूक्ष्म और अविभाज्य कण को परमाणु कहते हैं। अपने को पता है जिसको और विभाजित नहीं कर सकते उसको परमाणु कहते हैं। परमाणु के एग्जाम्पल जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये क्या परमाणु है। और अणु बोले तो ये अणु हो गए। और कौन सा अणु, ये तो एक ही टाइप के परमाणु से बना अणु है। H2O ये भी एक अणु है। HNO3 ये भी एक अणु है। ये अलग अलग परमाणु से मिलकर बने हुए अणु हैं। परमाणु के अंदर 3 कण होते हैं, अपने को पता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। जो पहला है प्रोटॉन, ये धनावेशित कण होता है। ये देखो, ये नाभिक है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और ये नाभिक के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बाहर रहता है, कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। ये है नाभिक। नाभिक में क्या आपने को पता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और ये है इलेक्ट्रॉन। अब देखो, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो न्यूट्रॉन होता है उस पर कोई भी आवेश नहीं होता, वो निरावेशित होता है, बट वो नाभिक के अंदर रहता है। फर्स्ट पढ़ेंगे प्रोटॉन। ये धनावेशित कण होता है और जो कि परमाणु के नाभिक में रहता है। ये तत्वों के सभी रासायनिक गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। कैसे? क्योंकि जो भी रासायनिक गुणधर्म होता है, गर्म करना, ठंडा करना, कुछ केमिकल ऐड करना, जलाना, वो सारे रासायनिक गुणधर्म कहलाते हैं। परमाणु में प्रोटॉन के घटने और बढ़ने से उनके रासायनिक गुणधर्म भी बदल जाते हैं। न्यूट्रॉन क्या होता है? परमाणु ये ऋणावेशित कण होता है जो नाभिक के ये गलत लिखा हुआ, देखो ये इधर उधर टाइप हो गया। न्यूट्रॉन नीचे वाला पढ़ेंगे। न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित बिना आवेश वाला कण होता है। और पूछे कि नाभिक में उपस्थित बिना आवेश वाला कण कौन होता है, तो न्यूट्रॉन। और नाभिक में उपस्थित धनावेशित वाला कौन होता है, तो प्रोटॉन। हाइड्रोजन को छोड़कर सभी परमाणुओं के नाभिक में होते हैं कौन? ये इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन, जो न्यूट्रॉन है ना, ये क्या होता है, ये हाइड्रोजन जो परमाणु होता है उसमें इलेक्ट्रॉन तो होते हैं बट न्यूट्रॉन नहीं होते। न्यूट्रॉन तो बिल्कुल भी नहीं होते उसमें, अर्थात हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। न्यूट्रॉन को N से डिनोट करते हैं अपन। परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। देखो, जो अपन ने देखा है, एक बार कोई एग्जाम्पल देखा, चलो एल्यूमिनियम का, अपन ने एल्यूमिनियम का एक परमाणु हो परमाणु ले लिया अपन ने 27। तो 27 में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अपन ऐड करेंगे तभी 27 आएगा। तो अपन देखेंगे कि 13 तो प्रोटॉन है और 14 न्यूट्रॉन, इन दोनों को ऐड किया 27 आ गया। तो क्या किया अपन ने, द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए क्या किया अपन ने, इन दोनों को जोड़ा। तो अब क्या आ गया अपन को पास, परमाणु का द्रव्यमान। उदासीन परमाणु, और सामान्यतः कोई भी परमाणु उदासीन होता है। कोई भी परमाणु सामान्यतः तो उदासीन ही होता है। अगर उसके ऊपर कोई आवेश नहीं है तो उदासीन ही होगा वो। अगर पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो वो ऋणावेश या फिर धनावेशित परमाणु कहलाता है। क्योंकि परमाणु में धन प्रोटॉनों की संख्या ऋण इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। जो भी प्रोटॉन, और अपन ने देखे थे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या हमेशा बराबर होता है। पिछले चैप्टर में मैंने ये लाइन पढ़ाई थी कि जो भी परमाणु होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है। यही कारण है कि किसी भी परमाणु पर नेट आवेश 0 होता है। जो भी नेट आवेश अगर उस पर आयन पे होगा, पर परमाणु पे N2 ऐसे लिखते हैं अपन, है ना, N2 H2 हीलियम ऐसे लिखते हैं अपन। तो इन पे नेट आवेश 0 होता है, कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज इस पे नहीं होता है। इसलिए परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। परमाणु को अपन उदासीन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। क्योंकि नेगेटिव हो गया, प्रोटॉन पॉजिटिव हो गया, दोनों कैंसिल हो गए, बराबर संख्या होगी तो वो उदासीन हो गया। अब क्या करते हैं अपन, केनाल किरणें। केनाल किरणें क्या होती है, जो केनाल किरणें होती हैं उसको अपन एनोड किरणें भी कहते हैं। देखो, सारे इसके नाम है वो मैं आज बता देती हूँ। केनाल किरणें, एनोड किरणें, एनोड भी बोलते हैं इसको पॉजिटिव भी बोलते हैं। ठीक है, 3 नाम हो गए। देखिए, इसको केनाल, एनोड और धनात्मक किरणें। इनकी विशेषता क्या होती है, ये सीधी रेखा में गमन करती हैं, ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती हैं, और ये ध्रुवीय किरणें होती हैं। और गोल्डस्टीन ने इसका क्या किया, आविष्कार किया।
और ये क्या होती है, धनावेशित होती है, अर्थात प्रोटॉन की जैसी होती है, अर्थात ये प्रोटॉन, इसको केनाल को अपन प्रोटॉन भी बोल सकते हैं। केनाल किरणें उत्सर्जित नलिका के एनोड से निकलने वाले धनावेशित कणों की धारा होती है जब बहुत ही कम दाब पर गैस में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ये देखो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से प्रवाहित होती है। अब देखो विसर्जन नलिका यहाँ पे लिखा हुआ है। विसर्जन नलिका किसको बोलते हैं? लंबी कांच की नलिका होती है, दोनों सिरों पर इलेक्ट्रोड इसके लगे हुए होते हैं। इससे एक निर्वात पंप भी जुड़ा हुआ रहता है, जिसको भी दाब ऊपर नीचे नलिका में होता रहता है और इससे निर्वात की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब देखो खोज किसने किसकी की, ये खोज यहाँ पे बताई गई है कि नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की। परमाणु धनावेशित भाग नाभिक होता है, परमाणु का धन आवेशित भाग नाभिक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें इसमें प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन का तो कोई आवेश है ही नहीं, और ऋण आवेशित भाग इलेक्ट्रॉन होता है, जो भी कक्षाओं में होते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। ये 2-3 बार आगे लाइन। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन इस विरक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं और ऊर्जा का विकिरण नहीं होता, उनके अर्थात उनकी ऊर्जा का ह्रास नहीं होता। परमाणु में जब भी इलेक्ट्रॉन होते ऊपर से नीचे कक्षा में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ह्रास होता है, बट विरक्त कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो उनके विकिरण का ह्रास नहीं होता। परमाणु में क्योंकि निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं, कक्षा में चक्कर लगाते तब कुछ नहीं होता, वो एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाते हैं तब होता है। परमाणु के नाभिक में चारों ओर इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने के लिए विभिन्न और निश्चित कक्षाएं होती हैं, इन्हें कोष कहते हैं, जैसे KLMN, ये कोष है। किसी परमाणु के विभिन्न कोषों में इलेक्ट्रॉन के वितरण को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। अब अपन ने परमाणु संख्या किसको बोलते हैं, उस कितनी क्या इसमें कितने परमाणु है, इसमें प्रोटॉन की जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही उनकी परमाणु की संख्या होती है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल परमाणु द्रव्यमान होता है। जो प्रोटॉन होते हैं वो तो परमाणु संख्या होती है, और परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ऐड करेंगे तो जो प्रोटॉन होते हैं वो परमाणु संख्या, और जो द्रव्यमान होता है परमाणु द्रव्यमान वो होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। समस्थानिक किसको बोलते हैं? किसी एक ही तत्व के वे परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या तो बराबर होती है, अर्थात प्रोटॉन तो बराबर होते हैं बट न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होती है, उनका द्रव्यमान अलग होता है। ऐसे परमाणु जिसकी द्रव्यमान संख्या समान परंतु द्रव्यमान इसका परमाणु का संख्या भिन्न भिन्न होती है, अर्थात उसका द्रव्यमान तो बराबर है और परमाणु की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको समभारिक बोलते हैं, क्योंकि उनका द्रव्यमान बराबर है। ये तो समस्थानिक हो गया, ये समभारिक हो गया। अब देखो देखते हैं थोड़ा कि किसने आविष्कार किया। अब देखो एक आपको याद रखना, ईंट पग नाच, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन का थॉमसन ने, प्रोटॉन का इसने गोल्डस्टीन ने, अर्थात केनाल, प्रोटॉन को केनाल किरणें बोलते हैं, ये पॉजिटिव होती हैं, और जो भी न्यूट्रॉन है इसका चैडविक ने। अब क्वेश्चन आंसर्स लेते थोड़े से। केनाल किरणें क्या है? अभी मैंने आपको बताया था, केनाल किरणें विसर्जन नलिका होती है, निर्वात होती है कि एनोड से निकलने वाले धनावेशित किरणों की एक धारा होती है। जब बहुत ही कम दाब पर गैस में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये केनाल किरणें निकलती है। इसकी खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने की, और ये धनात्मक होती है, इनको एनोड भी बोलते हैं। यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो इसमें कोई आवेश होगा या नहीं? जब किसी परमाणु में धनावेश और ऋणावेश बराबर है तो वो परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, क्योंकि धनावेश तो ऋणावेश दोनों मिलकर उदासीन हो जाएंगे और उस पर कोई भी आवेश नहीं होगा। परमाणु उदासीन है, इस सत्य को थॉमसन के मॉडल के आधार पर स्पष्ट कीजिए। थॉमसन के मॉडल के अनुसार परमाणु एक धनात्मक गोला होता है। थॉमसन के परमाणु के मॉडल के अनुसार एक धनावेशित गोला होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन किशमिश केक में लगे सूखे मेवे की तरह धसे हुए रहते हैं। ये है जैसे ये है पूरा परमाणु, और इसमें ये है इलेक्ट्रॉन अंदर, बीज के जैसे ये बीज है और ये पूरा तरबूज है, ऐसे हुए लगे हुए रहते हैं।
दसे हुए रहते हैं। चूंकि इस मॉडल के अनुसार ऋणात्मक और धनावेश आवेश परिणाम में समान होता है, इसीलिए परमाणु को विद्युत आवेश से उदासीन कहते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में कौन सा अपरमाणु कण होते हैं? अपने को पता है परमाणु में क्या क्या होते हैं, अभी बताए थे। जो नाभिक में क्या होता है, देखो नाभिक में पूछा है, नाभिक में क्या होता है अपने को, एनपी होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। परमाणु मॉडल के अनुसार नाभिक में धनावेशित कण प्रोटॉन विद्यमान होता है, न्यूट्रॉन तो उदासीन होता है। पर धनावेशित पूछा ना, धनावेशित, ऋणावेशित पूछे तो इलेक्ट्रॉन, और कोई भी अनावेशित, कोई भी आवेश नहीं है तो न्यूट्रॉन। 3 कक्षाओं के बारे में परमाणु मॉडल का चित्र देखो, ये हो गया, ये अपना नाभिक है, इसमें कौन होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के। ये संख्या पहले वाले गोलों को, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको बोलते हैं अपन पहला कक्ष, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। क्योंकि ये तो नाभिक है, नाभिक के बाहर जो जो कक्षा होगी उन्हीं को अपन सीक्वेंस के हिसाब से नंबर देंगे, 1 2 3 4। KLMN कक्षा का नेम क्या होगा, KLMN। और इनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 2 होता है, इसमें 8 और 32 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। क्या अल्फा किरणों का प्रकीर्णन प्रयोग सोने के अतिरिक्त दूसरी धातु की पन्नी से संभव होगा? यदि सोने की बजाय अन्य किसी धातु को सोने की पन्नी की जितना यदि पतले चादर बनाया करके, अगर इतना जितना सोना था इतनी पतली चादर बना के यूज ले तो परिणाम शायद सोने के जैसे आ सकते हैं। परंतु सोना जितना अज्ञात वर्दीय धातु कोई और दूसरी होती नहीं है, इसीलिए इतनी पतली उससे चादर, जो भी चादर बनाई थी उतनी पतली नहीं बनेगी। परमाणु के 3 कण देखो, ये रहे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हीलियम परमाणु का द्रव्यमान कितना है, 4U है। उसके नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं, इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे, देखो अब देखते हैं। हीलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 4 है, किसका, परमाणु, ठीक है, 9 अणु परमाणु, तो उसमें कितने होंगे, 2 प्रोटॉन हो गए। अपन ने क्या पढ़ा था कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या तो बराबर होती है, पढ़े थे ना अपन ने। और जो परमाणु द्रव्यमान है Z, इसको Z से डिनोट करते हैं, ये प्रोटॉन हो गया और ये न्यूट्रॉन हो गया। अब परमाणु द्रव्यमान अपन को दिया हुआ है 4, प्रोटॉन की संख्या अपने को दी हुई है 2, क्यों, क्योंकि अपन को पता है पहला हाइड्रोजन आता फिर हीलियम आता है, अर्थात 2 है इसका परमाणु क्रमांक या फिर परमाणु संख्या, ये 2 हो गई। और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी, तो न्यूट्रॉन की संख्या इक्वल टू 4 - 2 हो जाएगी। न्यूट्रॉन इसमें कितने होंगे, 2 होंगे। और इलेक्ट्रॉन अपने को पता है प्रोटॉन के बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन तो 2 हो गए, इलेक्ट्रॉन 2, प्रोटॉन 2 और न्यूट्रॉन, इसमें भी न्यूट्रॉन भी 2 ही है। कार्बन और सोडियम के परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए, देखो 1s2 2s2 2p6, ये 2 है ना, तो इनको एक ही काउंट करते हैं, तो 2p2 तो 4 हो गए। अच्छा, जो भी ये 2 वाले में है 4 है, तो 4 और 2, ठीक है। सोडियम का कितना होता है, 11 होता है परमाणु क्रमांक। तो देखो 1s2 2s2 2p6 कितने हो गए, 6 7 8 9 10 और एक और है तो 3s1। अगर किसी परमाणु का K और L कोष भरा हुआ हो तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? अपन को पता है, अभी अपन ने देखा डायग्राम में, ये K है, ये L है, ये दोनों भरे हुए हैं, तो इसमें 2 आते हैं अपने को पता है, इसमें 8 आते हैं, टोटल 10 हो गए। कितने आते हैं देखो, कैसे कैसे आते हैं, पहले 8 आते हैं, फिर 8 आते हैं, फिर 8 आते हैं, फिर 32 आते हैं। क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम के परमाणु संख्या से आप इसकी संयोजकता कैसे प्राप्त करेंगे? देखो क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी है, 17 है, परमाणु की 9 अणु की, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन विन्यास इसका ये है 1s2, ऐसे करके अपन काउंट करेंगे तो ये आ गया अपना 2 8 और 7, अर्थात ये किस में होगा, 1s2 2p में, और ये आएगा d में या फिर 3p में आएगा ये। अतः बाह्य कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, बाह्य में देखो आप, ये तो जो 2 है वो तो 1s2 में है, ये तो 1s2 में है, 1s2 के अलावा क्या है बाहर, 8 और 7 है बाहर में, बाहर उन दोनों को माइनस करके 1, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, 1। और ऐसे भी अपन कर सकते हैं कि इसको कितना 8 होने में कितना कम पड़ रहा है, 1 ही कम पड़ रहा है इसमें, तो इसकी संयोजकता 1 होगी।
भाई इलेक्ट्रॉन अष्टक पूर्ण करने में 1 कम पड़ रहा है, अब इसको अष्टक पूर्ण करने में 2 कम पड़ रहे हैं, तो इसकी 2 होगी। इसकी 2 ही है संयोजकता, क्योंकि या तो दे लो या फिर ले लो। तो इसमें 2 इसने दे दिया, तो इसकी संयोजकता 2 हो गई। यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है और प्रोटॉन की संख्या भी 8 है, तब परमाणु की परमाणु संख्या क्या होगी और परमाणु का क्या आवेश होगा। देखो परमाणु की संख्या प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, तो उसकी संख्या 8 ही होगी। परमाणु पर आवेश 0 है, क्योंकि धनावेशित जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो 8 है और जो ऋणावेशित की संख्या भी 8 है। अतः जो भी विद्युत परमाणु होगा वो उदासीन होगा, इस पर कोई भी आवेश नहीं होगा। देखो क्वेश्चन एक, तो इसकी परमाणु संख्या क्या होगी। अपन ने देखा था कोई भी परमाणु होता है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, इसलिए प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, प्रोटॉन की संख्या इक्वल टू परमाणु संख्या होती है। ये दोनों क्या हो गया, 1 हो गया, और जो 1 हो गया तो दोनों बराबर हो गई, तो इस पे कोई भी आवेश नहीं होगा, निरावेशित होगा, 0 हो गया आवेश। ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, वो अपन को पता करना है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जोड़ेंगे तो अपन को इसकी ऑक्सीजन परमाणु की द्रव्यमान संख्या आ जाएगी। ये देखो आ गई इधर। सल्फर की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ेंगे तो आ जाएगी। देखो अब बता रहे कि अपरमाणु कण कितने कितने होते हैं इसमें हाइड्रोजन में, और जो हाइड्रोजन होते हैं उसके 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, न्यूट्रॉन और ट्राइट्रॉन। देखो ये इनके ये संकेत होते हैं H, D और T। इसमें देखो न्यूट्रॉन किस में नहीं होता, प्रोटियम में, प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं होता। अब मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता, किस में नहीं होता, इसमें प्रोटियम वाले समस्थानिक के उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, बाकी में होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन तो सब में होते ही है, और न्यूट्रॉन में 1 होता है और ट्राइट्रॉन में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। समस्थानिक और संभारिक के किसी एक युग्म का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। ये देखो समस्थानिक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो गए। समस्थानिक मतलब जिसकी परमाणु संख्या बराबर हो, जिसका परमाणु क्रमांक बराबर हो, ये हो गया बराबर। और द्रव्यमान संख्या ऊपर वाली, इसको देखो लिखने का तरीका क्या होता है, ये तो परमाणु संख्या है और ऊपर वाला क्या है, द्रव्यमान संख्या। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये द्रव्यमान संख्या, और द्रव्यमान संख्या किससे मिलकर बनी होती है, Np से, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से। और ये क्या है, ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन की संख्या होती है, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बराबर होती है। और देखो समभारिक मतलब द्रव्यमान संख्या इनके बराबर होनी चाहिए। ये रहा द्रव्यमान बराबर है, देखो 40-40 कैल्शियम के और ऑर्गन के। ये अभ्यास के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है कि कितना इसका द्रव्यमान होता है, कितना आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिए गए हैं। देखो माइनस है इसका प्लस है और इसका 0 है, आवेश इस पे 0 है। और इसमें देखो कोई भी इसमें 1 है, इसमें ऊपर द्रव्यमान संख्या इसकी 1, द्रव्यमान संख्या इसकी है, इसमें कुछ नहीं। तो इसका द्रव्यमान इस पे कोई भी, देखो ये ऋण आवेश है, इसका ऋण आवेश मतलब जो भी आया है ना, ये माइनस में आया है, ये प्लस में आया है इसका। और न्यूट्रॉन विद्युत आवेशित होता है, इसीलिए इस पर कोई भी आवेश नहीं होता। और इसका द्रव्यमान किसके बराबर होता है, इसके बराबर। देखो इन दोनों का द्रव्यमान बराबर होता है। अपन बोलेंगे न्यूट्रॉन का क्या द्रव्यमान होता है, आवेशित तो होता नहीं है, बट इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर होता है। जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की क्या क्या सीमाएं थी, देखो ये थॉमसन के मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या तो की गई है, परंतु इस मॉडल के द्वारा दूसरे वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को समझाया नहीं जा सकता। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं। रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों ओर वर्तुलाकार चक्कर लगाते रहते हैं और ऊर्जा शहीद करते रहते हैं। अगर अब रदरफोर्ड के परमाणु के हिसाब से तो यही है, तो अगर होता रहा, अगर वो शहीद होता रहे तो एक दिन जाके नाभिक में गिर जाएंगे, अर्थात परमाणु स्थिर नहीं हुआ, परमाणु तो अस्थिर हो गए, इसीलिए ये इसकी सीमा रह गई। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार रदरफोर्ड के मॉडल को रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो तो अस्थिर बताता है, परंतु जो परमाणु होता है वो स्थायी होता है। बोर के मॉडल का देखो, ये मैंने आपको बता ही दिया सारा। इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित चक्कर लगाते हैं कक्षाओं में, और इन कक्षाओं को क्या बोलते हैं, विरक्त कक्षा कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इन विरक्त कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण का ह्रास नहीं होता। चक्कर लगाते तो नहीं होगा, ऊपर से देखो इसमें चक्कर ही लगाते रहेंगे ना तो ह्रास नहीं होगा। जब ये इधर से उधर जाएंगे ऊपर वाले में, तब इनका ह्रास होगा। इधर जब इनका ह्रास और
वृद्धि होगी। ऊपर वाली कक्षा में जाएंगे तो वृद्धि होगी, नीचे वाले में आएंगे तो ह्रास होगा। ये परमाणु मॉडल का दिया हुआ पूरा। ये अपन नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।